स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी का ये पार्ट 1 होने वाला है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग शुरुआत में हीरो की एंट्री देखते हैं। हीरो का नाम है यान और इस बंदे की ऐसी प्रॉब्लम है ना कि मतलब लिटरली वो बंदा अपने आसपास जिंदा लड़की तो छोड़ो, वह लड़कियों के पोस्टर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज जब वो काफ़ी टाइम बाद कंपनी आ रहा होता है तो सारे एम्प्लॉयज उससे डरे हुए थे कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए, और तभी एंटर करते ही उसे वहाँ पर एक लड़की का पोस्टर दिख जाता है और वो उसे देख करके भड़क जाता है। और इस बात से भी और भड़कता है क्योंकि यहाँ पर वो लड़की जो थी वो यान से शादी करने के लिए यहाँ पर आए हुई थी। उसके ग्रैंड मदर ने भेजा हुआ था और उसने सब जगह बात फैला दिया था कि वो यान की फियांसे और लिटरली वो दोनों अभी एक बार भी नहीं मिले थे। वो यहाँ पर आते ही उस लड़की का पोस्टर सारे एम्प्लॉयज को हटाने के लिए बोलता है। उन लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है और वो लोग सॉरी बोलने लगते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जैसे ही यान ऑफिस में अंदर एंट्री लेता है तभी वहाँ पर रोज, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, वह बलून से ऑफिस को डेकोरेट कर रही होती है। उसे ये काम मिला था। रोज वैसे तो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी आइडेंटिटी हाइड करके पिछले 3 सालों से ये सारे काम कर रही होती है। यान अपनी ग्रैंड मदर से बात करते हुए ऑफिस में अंदर जा रहा था। उसकी ग्रैंड मदर कह रही होती है कि तो तुम्हें लिली कैसी लगी? वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और मैंने तुम्हें उसके लिए चूज़ किया है। यान कह रहा होता है कि ग्रैंड मदर, आपको पता है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और ख़ास तौर से मैं ऐसे तो शादी नहीं करने वाला। बात करते करते जैसे ही वो रोज के पास से गुजरने वाला था, अचानक से रोज ऐसे नीचे गिरती है। कोइंसिडेंटली यान उसे संभाल लेता है। वो उसे इस तरीके से अभी देख ही रहा था, दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो ही रहा था कि तभी यान का फ़ोन भी ऊपर से नीचे गिरता है और वो रोज़ को नीचे गिरा करके अपना फ़ोन संभाल लेता है। ये रोज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब था क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली लोग इंसान को संभालते हैं और वो उसे छोड़ करके अपना फ़ोन देख रहा होता है और उसे सॉरी बोले बगैर ही वहाँ से जाने लगता है। रोज़ कहती है, मेरे बम पे चोट लगा है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए? लेकिन ये बंदा सॉरी बोलने के बजाय रोज को मेडिकल बिल्स के लिए कार्ड पकड़ाता है और कहता है इसमें बहुत पैसे हैं तुम्हारे लिए। रोज गुस्सा करने लगती है कि मैं खुद ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे तुम्हारे ये चंद भीख नहीं चाहिए। लेकिन यान सुने बिना ही वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस बात से रोज को आता है गुस्सा कि कोई इतना एटीट्यूड वाला कैसे हो सकता है, और अब वो यान को सबक सिखाने का प्लान करती है। यान अपने बंदे लोगों को बोल देता है रोज के इस डेकोरेशन को खराब कर देने के लिए। वैसे भी वो ग्रैंड मदर का ये सारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। रोज रोकते रह जाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। पिछले 2 घंटे से वो बलून डेकोरेट करने में इतनी मेहनत कर रही है, लिटरली इतनी मेहनत कर रही है, और ये बंदा बस यूं ही इन चीज़ों को ऐसे ख़राब कर दे रहा है। अब तो वो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली है नहीं। बेटा अब तो देख, अब तो तू गया, यही सोचते हुए वो कंपनी में अंदर चली जाती है। और इधर हमारे यान भाई साहब क्यूट फेस ले करके बेवजह का गुस्सैल और अकड़ू बॉस बनने की एक्टिंग करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा था। मैं तुम लोगों को इतने पैसे देता हूँ ये बकवास प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तुम लोगों से एक ढंग का मेकअप प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यान मेकअप की कंपनी चलाया करता था। वहाँ पर लिली, जिससे कि ग्रैंड मदर ने उसकी एंगेजमेंट फिक्स करने के बाद की है, वहाँ पर आई हुई थी और वहाँ पर उसने यान की कंपनी के लिए इस तरीके से कुछ मेकअप प्रोडक्ट वगैरह बनाया हुआ था। पहले तो वो उसे फाइल दिखाने के बहाने रिझाने के लिए आती है। रोज़ भी यहाँ पर मास्क लगा करके सफाई करने के बहाने उस ऑफिस में आती है। वो लड़की ऐसे यान को रिझाने का कोशिश कर रही होती है। यान अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है तो उसका सेक्रेटरी लिटरली वहाँ पर रूल बताने लगता है कि उसकी कंपनी बुक में कौन सा रूल कहाँ लिखा हुआ है कि लड़कियाँ इस तरीके से ज़्यादा स्किन सोइंग कपड़े कंपनी में नहीं पहन सकती हैं, और बॉस को सीड्यूस करना तो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। अगर काम करना है तो इन रूल्स के हिसाब से काम करना होगा, अदरवाइज जॉब छोड़ करके जा सकती है। तो ले ये देखते ही थोड़ा सा संभल जाती है क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो फिर यान के करीब कैसे रहेगी। इसके बाद
यान से कहता है कुछ ढंग का प्रोडक्ट है तो बताओ। तो लिली यहाँ पर कहती है मैंने एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और उसे लगाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपने मेकअप लगाया हुआ है। अब रोज़ ध्यान से इन बातों को सुन रही होती है। वो लड़की अपने प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रही होती है और सबको लगता है कि ये इतनी अच्छी कॉलेज से पढ़ी लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ढंग का ही प्रोडक्ट बनाई होगी। उसे यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाता है। रोज़ यहाँ सफाई करने के लिए आती है, वो उसे धक्का देती है तो वो सीधे जा कर के यान के लैप में गिरती है। यान उसे संभाल तो लेता है लेकिन उसे घूर रहा था जैसे कि वो रोज़ को पहचान गया है। एक तरफ जो लिली थी वो ऑफिस की एक एम्प्लॉय को मेकअप लगा रही होती है, दूसरी तरफ यान रोज़ का मास्क हटाता है तो देखता है ये तो वही लड़की है। वह कहता है मुझे पता ही था कि तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई हो। क्या जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो काफ़ी नहीं हैं? रोज़ अभी उसे बोल ही रही थी कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं वही पैसे तो लौटाने के लिए आई हुई हूँ और मुझे तुमसे सॉरी चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही बदतमीज़ हो। लेकिन तभी वहाँ पर लिली ने जिस लड़की के फेस पर वो क्रीम लगाया था उसका फेस बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है और यहाँ पर उसके फेस पर पूरे पिंपल्स निकल जाते हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट में उसने इंग्रेडिएंट डाला था वह स्किन में तुरंत ही रैसेस करता है। भले ही कवरेज अच्छा था, ये देख करके वो लड़की चिल्लाने लगती है। रोज़ वहाँ से जा रही थी लेकिन उसे देख करके उस लड़की को रहा नहीं जाता तो जल्दी से उस लड़की का फेस क्लीन करती है और कुछ और अप्लाई करती है जिससे कि उसके फेस के पिंपल्स काम डाउन हो जाते हैं। लिली ये देख करके गुस्सा करने लगती है कि वो ये क्या कर रही है, उसकी मेहनत बेकार कर रही है। रोज़ कहती है पागल लड़की, जब मेकअप प्रोडक्ट बनाने नहीं आता है तो तुमने बनाए क्यों? दिख नहीं रहा है कि सामने वाला इंसान सफ़र कर रहा है? अगर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाएगा तो उसके साथ यही होने वाला है। यहाँ लिली को डांटते हुए पूछता है तुमने मेकअप प्रोडक्ट में क्या मिलाया है जिससे कि यहाँ पर उस लड़की के फेस पर ऐसे रैसेज हो रहे हैं। लिली डरते डरते बताती है कि मैंने कुछ इसमें ऐसा पाउडर मिलाया था जिससे कि वो बन के तो बहुत अच्छा आया था लेकिन ऐसे रिएक्ट कर देगा ये मुझे भी नहीं पता था। रोज़ हंसते हुए कहती है कैसे लोगों को हायर कर लेते हो कंपनी में? वैसे भी मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, जिसका बॉस ही इतना फुद्दू और अकड़ू सा हो और उसके एम्प्लॉयज़ भी तो ऐसे ही होंगे ना। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। यान को उसको पैसे दे करके कि रखो अपने पैसे, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो लिली यहाँ पर उससे रोकते हुए कहती है तुम तो बस एक क्लीनिंग लेडी हो, तुम्हें क्या पता मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। तो रोज़ यहाँ पर बताने लगती है कि मेकअप प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, पोर्स को क्लोज ना करे और लगे ना कि इंसान मेकअप लगाया है, एंड नेचुरली फेस के दाग धब्बों को कवर अप करे। ये सुन करके यान को लगने लगता है ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं हो सकती, मेकअप के बारे में इसे इतना कुछ पता है। वो उसे चैलेंज करती है अगर तुम इतना ही जानती हो तो खुद मेकअप बना के दिखाओ ना, दूसरे को ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है। रोज़ कहती है चलो ठीक है तुम ये भी देख लो। वो वहीं रखे इंग्रेडिएंट से एक फाउंडेशन तैयार करती है। फाउंडेशन छोटू सा ही तैयार किया था उसने और इसके बाद वो बने बनाए फाउंडेशन से जब अपना मेकअप लगाती है तो वो इतनी प्रिटी लगती है कि सब उसे देखते रह जाते हैं। बिल्कुल नेचुरल मेकअप उसका लग रहा था। यान भी सोचने लगता है कि ये लड़की एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में रोज़ इतना अच्छा मेकअप लगाने वाली है। वो उन्हें वो मेकअप दिखाते हुए कहती है अब समझ में आया एक्चुअल मेकअप किसे कहते हैं और तुम लोग जो ये बना रहे हो ना वो कचरा है, वो किसी को पसंद नहीं आने वाला। बेकार में ही फुद्दू से प्रोजेक्ट पर तुम लोग अपने इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो। वो यहाँ पर लिली का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। अब यान को डाउट हो जाता है हो ना हो रोज़ की आइडेंटिटी कुछ और है, वो क्लीनिंग लेडी नहीं है। हालांकि वो उसे रोक करके अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता था लेकिन रोज़ मुंह पे उसके पैसे मारती है और कहती है कि अगर अगली बार से किसी का भला करना हो तो उसे थैंक्स से सॉरी बोल देना, ऐसे पैसे मुँह पे मार के मत जाना। वो वहाँ से निकल जाती है और अब यान लिली पर गुस्सा करने लगता है और उसे जॉब से निकाल देता है। उसका सेक्रेटरी लिली को कहता है कि तुम ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना पाई और हमें फिर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो हम तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं। अब लिली सोचने लगती है कि अगर जॉब से निकाल देगी तो फिर वो यान के करीब कैसे रहेगी। यान से जब लिली को ज़्यादा ही क्लोज दिखाने का कोशिश कर रही थी तो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम कोई मेरी फियांसे नहीं हो, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो ये शो ऑफ करने का भी ऑफिस में कोशिश मत करो। इन्हीं सारी चीज़ों से गुस्सा होकर के उसने उसे जॉब से निकाला था क्योंकि वो लड़की इसी तरीके से सब जगह बिहेव कर रही होती है। लिली यान को मनाने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके
पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन यान कहाँ ही सुनने वाला था। वो उसे क्लियर कर देता है कि अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, बेहतर होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, किसी और को ढूंढो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि लिली को हुओ नाम का एक बंदा साइड में खींच लेता है। हमें पता चलता है कि उसका उस लड़के से अफेयर चल रहा है। लिली उससे कहती है, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी शादी का ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, तुम तो कुछ दिनों में शादी कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है, ओ कमान, तुम्हें पता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उस गरीब लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और किस मजबूरी से मैं उसे शादी कर रहा हूँ, ये बात तो तुम भी जानते हो। इनका खुलेआम रोमांस चल रहा होता है। ऑफिस के बाहर से यान कार में जब बैठा था तो ये देख लेता है उसका सेक्रेटरी ने यान के कहने पर रोज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आया था उसे देता है। लिली को हुओ के साथ देख करके वो कह रहा होता है, ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही चालबाज निकली, यहाँ पर आपके साथ इतना क्लोजनेस दिखा रही होती है और देखो तो इसका अफेयर चल रहा है। जब यान रोज के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो शॉक्ड हो जाता है। रोज एक्चुअल में गू फैमिली से बिलोंग कर रही होती है। ये वही गू फैमिली थी जिसके 3 भाई के बाद एक बहन हुआ था। वो सोच रहा था कि ये इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो फिर वो गरीबों की ज़िंदगी क्यों जी रही है। उसका सेक्रेटरी से समझाता है कि एक्चुअल में रोज़ पिछले 3 सालों से हुओ को फॉलो कर रही है, वो उससे शादी करना चाहती है। क्यों ये नहीं पता, लेकिन करना चाहती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर वो जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है और उसने प्लान किया है कि इस तरीके से शादी के बाद जैसे मतलब शादी जिस दिन होने वाला होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगी। उसके 3 भाई लोगों का भी यही प्लान है। लेकिन यहाँ पर अब सोचने का ये बात है कि वो तो एक चीटर है, क्योंकि जो लड़का अभी लिली के साथ है वही यहाँ पर रोज का बॉयफ्रेंड है। ये बात जैसे ही यान को पता चलता है तो उसे रोज के लिए बुरा लगने लगता है। रोज एक्चुअल में यान की बचपन की फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब रोज को यान याद नहीं है और यान सोचता है कि बेटा अब तो तुम मिल गई हो, मैं तुम्हें अब किसी हालत में खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ। यही सोचते हुए वो सोचता है कि अब उसे उसके बॉयफ्रेंड के इसलिए दिखाने का वक्त आ गया है ताकि वो समझ जाए, क्योंकि कल वो शादी करने वाली थी। उसी इन्फॉर्मेशन में उसे ये लिखा हुआ दिखता है। अब अगर कल उसने चीटर से शादी कर लिया तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। यान सोचता है चलो अब थोड़ा सा समाज सेवा मैं कर ही देता हूँ। बोलता है कि यहाँ से इनका कहाँ जाने का प्लान है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वे दोनों शादी का ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाने वाले हैं। यान दिमाग लगाता, उससे पता था कि वो लिली को ज़रूर ही उस प्लेस पर लेकर के जाएगा, तो सारा प्लान सेटअप करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को बोल देता है और वो रोज़ को फॉलो अप कर रहा था कि वो किधर है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तो देखता है कि रोज़ एक्चुअल में अपनी स्कूटी से कहीं जा रही है। वो उसे फॉलो कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है रोज़ से मिलने के लिए उसके 3 भाई यहाँ पर आए हैं। उसका सेक्रेटरी यान को बताता है कि ये 3 भाई रोज़ को लगता है लेने के लिए आए हुए हैं। इन 3 भाइयों को देख करके रोज़ उनसे कह रही होती है कि भाई आप लोग मुझे एक दिन और जनरल इंसान की ज़िंदगी नहीं जीने दे सकते। पिछले 2 सालों से 3 सालों से मैं ऑलरेडी यहाँ पर हुओ के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हूँ और आज मैं शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही हूँ और कल मेरी शादी होने वाली है, तो बस एक दिन के लिए रुक जाओ ना। लेकिन उसके भाई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वो उसके लायक नहीं है और दूसरी बात यहाँ पर उनका कहना था कि सेफ़ नहीं है इस तरीके से शादी का ड्रेस ट्राई करने जाना। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वो शुरुआत में इस बात को मान नहीं रही होती है, लेकिन देखती है कि ये 3 भाई यहाँ पर उसे छोड़ करके जाने नहीं वाले हैं तो बहाना कर देती है, अच्छा बाबा ठीक है, चलिए अब आप लोग ऐसा ज़िद कर रहे हैं तो अब मैं आप लोगों के खिलाफ़ भला कैसे ही जा सकती हूँ, चलिए मैं आप लोगों के साथ कार में ही चल लेती हूँ। ऐसा बोल करके वो बस उन्हें उल्लू बनाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहाँ से साइड में खिसक लेती है। उसके भाई लोगों को तो लगा था कि वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन वो तो फरार हो चुकी थी। यान इन चीज़ों को देखता है और वो रोज़ से बात करने के लिए चले जाता है। रोज़ उसे कहती है, आई नो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाउंडेशन का फार्मूला लेने के लिए आए हो, बट अफसोस कि मैं वो फाउंडेशन का फार्मूला तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। यान उसे कहता है, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मैं सच में सिर्फ फाउंडेशन के फार्मूला के लिए तुम्हारे पीछे हूँ। रोज़ अभी उसे कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर उसे उसके
बॉयफ्रेंड हो का कॉल आने लगता है और वो उसे कह रहा होता है कि वो किधर है। वो पिछले 1 घंटे से उसका शादी के शॉप पर इंतज़ार कर रहा है। रोज़ उसे कहती है कि कुछ इमरजेंसी आ गया था और उसे 1 घंटा और लगेगा वहाँ पर आने में। तो वो कहता है ठीक है डार्लिंग, कोई बात नहीं, तुम आओ आराम से, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसे पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड कुल छर्रे उड़ा रहा है अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। यान उसे कहता है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम जल्दी ही पहुँच जाओगी। अब रोज़ के पास भी स्कूटी थी नहीं तो वो यान के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वह यान से पूछती है तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए था, तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो फाउंडेशन का फार्मूला नहीं चाहिए। यान हंसते हुए शैतानी स्माइल के साथ कहता है मुझे तुम चाहिए। और रोज़ ये सोच करके चिल्लाने लगती है कि यान एक्चुअल में एक पॉवर्ट है। यान रोज से कहता है कि तुम वहाँ चल करके कुछ भी ड्रामा नहीं करोगी, चुपचाप जो मैं कहूँगी सब सुनोगी। रोज़ रेडी हो जाती है, वहाँ जाती है तो देखती है शॉप पर कोई नहीं है। यान कहता है क्योंकि मैंने ये सब कुछ सेटअप किया है। फिर उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि वो लोग वीआईपी एरिया में हैं। रोज़ अपने बॉयफ्रेंड का आने का इंतज़ार कर रही थी और वो खुशी खुशी उधर जाने लगती है। यान कहता है चुपचाप चलना है, मैंने कहा है ना कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। तो फिर रोज़ उसकी बात मान जाती है और जैसा वो कहता है वो वैसा ही करते हुए उसे फॉलो करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो भाई साहब यहाँ पर लिली को रोज़ का ड्रेस दिए हुए थे पहनने के लिए और वो दोनों इसी चेंजिंग रूम में अपना रोमांस किए जा रहे थे। लिली का हुआ से कहना था तुम तो मुझसे कहते हो कि तुम रोज़ को पसंद नहीं करते और उससे इतना महंगा शादी का तुम गिफ्ट दे रहे हो, शादी का ये ड्रेस दे रहे हो। इस बात पर हुआ से कहता है कि ये ड्रेस मैंने उसके लिए नहीं खरीदा है, उसने खुद के लिए खरीदा है। मैं इतने पैसे उस गरीब लड़की पर क्यों ही वेस्ट करने जाऊं। और ट्रस्ट करो मैं तो उससे सच में शादी नहीं कर सकता। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर उसने 3 साल पहले मेरी ग्रैंडमदर की जान नहीं बचाई होती तो ग्रैंडमदर मुझे फोर्स नहीं कर रही होती उससे शादी करने के लिए और मेरी मजबूरी हो जा रही है उससे शादी करना। और वो दोनों रोज़ के खरीदे हुए उस ड्रेस को पहन करके वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। ये देखते ही यहाँ पर रोज़ बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि 3 साल से वो जिस लड़के के लिए क्लीनर बन करके ये सब कुछ कर रही है, उसके कैरेक्टर को परखने के लिए वो उसे गरीब समझ करके उसे छोड़ रहा है। यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है और यहाँ पर जो यान का सेक्रेटरी था वो उनके वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। हुगो का प्लान था कि ग्रैंडमदर की वजह से वो रोज़ से शादी कर रहा है और ग्रैंडमदर के टपकते ही वो रोज़ से डाइवोर्स ले लेगा। वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ साउंड प्रूफ है, वो चाहे तो रो सकती है। रोज़ रोते रोते यान के हाथ पे ज़ोर से बाइट करती है, बेचारा सब कुछ यहाँ पर झेल रहा होता है। रोज़ उसे कहती है खुद के आंसू को संभालते हुए कि इस बात को, इस वीडियो को अभी प्राइवेट रखने के लिए उसे वहाँ से जाना होगा। यान कहता है तुम अभी सच में इस चीटर से शादी करना चाहती हो। रोज़ कहती है मैंने कब कहा कि मैं चीटर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा भी तो नहीं छोड़ने वाली ना। इसने मेरे लाइफ के 3 साल बर्बाद किए हैं और अब मैं उस इंसान को एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। कल शादी वाले वेन्यू में मैं इसका पोल खोलूँगी और देखो इसकी मैं कैसे बेइज्जती करती हूँ। रोज़ को ये सोचते हुए देख करके यान सोच रहा होता है कि क्या ये फुद्दू गर्ल ये कर भी पाएगी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट समझ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रोज़ को एक्चुअल में जब गुस्सा आता है तो वो क्या करती है। फ़िलहाल के लिए वो पार्टी करने जाने का डिसाइड करती है। बहुत हो गया अब ये क्लीनर लुक, अब अपनी असली औकात में आने का वक्त आ गया है। सोचते हुए वो अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करती है, रेडी वेडी हो करके क्लब पहुंच जाती है, जहां पर कि वो बहुत सारे मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है और फुल ऑन अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। यान को जब ये पता चलता है कि रोज़ क्लब जा रही है तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ वहाँ कांड करेगी। तो वह रोज़ को फॉलो करते हुए वहाँ क्लब के लिए पहुँच जाता है। रोज़ यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स के साथ मस्ती कर रही थी, वो बहुत ही ड्रंक थी। तभी यान यहाँ पर आता है और वो रोज़ को समझाता है वो एक दूसरे लड़के के लिए खुद को क्यों ही बर्बाद कर रही है। वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती है। रोज़ उसे कहती है कि तुम कौन हो, उसे वो क्लियरली दिख नहीं रहा था। जब यान उसे संभालने के लिए आता है तो रोज़ उसे मेल मॉडल समझ करके उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। शुरुआत में यान उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब रोज़ खुद ही आगे बढ़ के यान को किस कर रही होती है तो भला वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो तो उसे बचपन से ही पसंद करता था। फाइनली यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं।
अगली सुबह जब वो जगती है तब वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वो आखिरकार है तो है कहाँ, और उसके कपड़े किसने चेंज किए हैं, वो किसके घर पर है। कल रात को उसे कुछ सारी बातें याद नहीं थी। वो सोचती है कि चाहे उसने जिसके साथ भी नाइट स्पेंड किया हो, बेहतर यही होगा कि वो उस इंसान के आने से पहले वहाँ से निकल ले। तो वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो टकराती है यान से, जो कि अभी भी तुरंत फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। यान रोज से कहता है कि कल नशे में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरा फ़ायदा उठाने के बाद तुम मुझे छोड़ करके कहाँ ही फरार हो रही हो। अब रोज़ को वो याद दिलाता है अपने बॉडी पे लिप के मार्क दिखाते हुए कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है और तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ करके जा रही हो। रोज़ यहाँ पर कहती है हाँ तो ठीक है ना, हम दोनों वैसे भी एडल्ट हैं और मैं कल बहुत ही ड्रंक थी, इस बात को जाने देते हैं। वैसे मेरा ड्रेस कैसे चेंज हो गया। अब वो बहुत ही कंफ्यूज थी, तो यान उसके साथ ये रोमांटिक बिहेवियर करते हुए उसे वो टी शर्ट पहनाता है और कहता है कुछ इस तरीके से मैंने तुम्हारा ड्रेस चेंज किया। और रोज़ यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। यान वापस से रोज़ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे हो का कॉल आ जाता है। आज उनकी शादी जो थी और वो रोज़ से कह रहा होता है कि वो किधर है। रोज़ कहती है डोंट वरी डार्लिंग, मैं बस कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ये कह के उसने उनसे रिवेंज लेने का अपना प्लान सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो पार्ट 2 के लिए कीप ट्यून, और हम जल्दी ही मिलने वाले हैं इस कहानी के सेकेंड पार्ट में। मैं आज ही आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट ले करके आने वाले हूँ। और यान रोज़ का क्या हेल्प करेगा उसकी शादी में, जानना चाहते हो ना आप भी मेरी तरह, तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पार्ट 2 आए तो आपसे उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो।